व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटी, इन चीज़ों के बारे में। तो इस चैप्टर में मेन हमारे पास दो शब्द आते हैं, ग्रेविटी और एक ग्रेविटेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि देखो, जब हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो क्या क्या हमें सिखाया जाता है कि ग्रेविटी क्या होती है। कि जब अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं तो हम पे जो फोर्स लग रही है, जो हमें उसकी तरफ खींच रही है, तो उसको ही हम क्या बोलते थे, उसके हम बोलते थे ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, उसको ही बोलते थे ना हम। बट ये डेफिनेशन अब चेंज होगी हमारी क्लास 9th में। इन क्लास 9th अब क्या ये कह रहे हैं, ग्रेविटेशन अब क्या कह रही है, अब ये कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशन होती है ना, वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी बोलते हैं। नॉट ओनली विद अर्थ एंड अस, विथ एनी टू थिंग्स, चाहे वो ये पेन और ये नोटबुक हो, मेरा हाथ और ये नोटबुक या पेन हो, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जब आप वो अट्रैक्ट करेंगे, उनको हम ग्रेविटेशन बोलेंगे। उस चीज़ को हम ग्रेविटेशन, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन बोलेंगे। ठीक, ये तो मुझे लगता है आपको समझ आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहली चीज़ जो हमें इस क्लास में पढ़नी है वो ये है कि जो ग्रेविटेशन होती है ना, वो डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, कि जो ये ग्रेविटेशन होती है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। चाहे आप हवा में हो, चाहे आप सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कहीं में भी हो ना, वो कोई दो ऑब्जेक्ट्स ज़रूर, कोई भी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो उसको हम ग्रेविटेशन बोलेंगे। इतना मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या एयर में भी ग्रेविटेशन है? ग्रेविटेशन हर जगह है। ग्रेविटेशन मेरे और नेपट्यून में भी है, मेरे और सैटर्न में भी है। मतलब इस वक्त अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, तो ग्रेविटेशन हर जगह लग रही है, मुझ पर लग रही है, जो मैं खींचा जा रहा हूँ। बट वाई एम नॉट फिजिकली एबल टू मूव, हमारा क्वेश्चन ये आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम एंड ऑफ द लेक्चर देंगे। तो अभी आपको पता लग गया होगा ग्रेविटेशन का क्या मतलब होता है। ये इसका मतलब ये होता है कि देखो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी दो चीज़ें ले लो, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो हम क्या सोचते थे, वो हम और अर्थ हैं। नहीं, अर्थ और मून भी हो सकता है, अर्थ और सन भी हो सकता है। ठीक, अब न्यूटन सर आए हमारे, न्यूटन सर तो हैं महान हमारे। तो ये न्यूटन सर क्या कहते हैं, न्यूटन सर कहते हैं कि देखो भाई, तुम सब गलत हो। जो ग्रेविटेशन होती है ना, वो ना प्रोडक्ट ऑफ मासेस और उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब कैसे डिपेंड करती है, वो कहते हैं कि अगर तुम एक फोर्स F ले लो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो अब इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये क्या आएगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, राइट। अब अगर हम इसको इज इक्वल टू में लिखना है तो हमें कांस्टेंट g लगा देते हैं, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब साइंटिस्ट खोजे कि ये g की वैल्यू क्या होती है। g को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये g की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये g की वैल्यू निकली 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर kg, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी क्या निकली हमें, g की वैल्यू, बड़ी g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। ये एक फोर्स की वैल्यू है। और अगर हम बात करें छोटी जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो ये आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इन दोनों में फ़र्क इतना है कि ये पूरे यूनिवर्स में
सेम रहती है, बट ये हमने स्पेसिफिकली अर्थ के लिए रिगार्ड्स में बनाई है कि अर्थ पे जो एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू ग्रेविटी वो इतनी होगी, ये हमने ड्राइव की है। कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे लगता है इतना तो आपको क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ तक था ग्रेविटी। अब हम बात कर रहे हैं जो ग्रेविटी होती है ना वो अर्थ और उसके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है। जैसे कि मैं इस वक्त धरती के ऊपर बैठा हूँ, तो ये क्या है, क्या लग रही है यहाँ पर? ग्रेविटेशन लग रही है। ग्रेविटेशन लग रही है या ग्रेविटी लग रही है? यहाँ पर दोनों लग रही हैं। अर्थ के रिगार्ड्स में जब हम कहते हैं तो ग्रेविटी कहते हैं, बट किसी और प्लैनेट के रिगार्ड्स में कहते हैं तब ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये कोई छोटा नाम नहीं है, ये एक अलग चीज़ है कि ग्रेविटी अर्थ के रिगार्ड्स में होती है और ग्रेविटेशन ऑल ओवर होती है। तो मुझे लगता है आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। अब मेन एक चीज़ आती है बच्चों के दिमाग में, होती है मास और वेट में क्या डिफरेंस है। वैसे जो मास होता है ना वो होता है क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन अ बॉडी। हमारे अंदर कितनी क्वांटिटी है उसका जो भार है उसको हम मास कहते हैं। तो ये जो मास है, ये हमारा जो मास है ये कोई भी क्वांटिटी है मीन्स हमारे अंदर जो कंटेंट है उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मास। और वेट क्या होता है? वेट इज mg मीन्स मास इनटू ग्रेविटी। मीन्स हमें कोई खींच रहा है, धरती खींच रही है, कितनी फोर्स से उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। उसको वही जो ग्रेविटी है वो इसको वेट कह रहे हैं। वेट होती है कि हमें जो ग्रेविटेशन खींच रही है उसको हम वेट कहते हैं, और मास को हम सिंपल क्वांटिटी जितनी हमारे अंदर है उसको मास कहते हैं। तो ये था मास और वेट के बीच में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि हम ये निकालें कैसे। मीन्स अगर देखिए फोर्स जो होती है ना, हमें अभी देखा Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर G की वैल्यू तो हमें पता है। अब दो मासेस के भी वैल्यू हमें पता है, आर डिस्टेंस उनका अगर पता लग जाए, ये चीज़ें हमें पता लग जाए तो हम उनके बीच में कितनी फोर्स लग रही है वो पता लगा सकते हैं। अब मान लो तुम्हारे पेन और इसके बीच में कितना मास होगा, उसको हम 6.67 टू 10⁻⁻11 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर से डिवाइड कर दें उनके डिस्टेंस के, स्क्वायर के डिस्टेंस। मतलब कितना वो स्मॉल वैल्यू आएगी, वो 0.00000001, इतनी स्मॉल वैल्यू। इसलिए हमें वो फील नहीं होती, इसलिए वो फिज़िकली ऐसे अटैच नहीं होता उस चीज़ से। तो ये इसके पीछे में ये लॉजिक है। अब एक और चीज़ है कि हम कहते हैं कि ये जो है ना ये ऑल ओवर अर्थ सेम है, ये कहते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं ये सबसे लेक्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फेदर होता है, पंख होता है, और एक कोई भी ऑब्जेक्ट कॉइन ले लो, वो देरी से फेदर क्यों जाता है और कॉइन जल्दी क्यों चला जाता है? ये सोचने वाली बात थी। तो साइंटिस्ट ने देखा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। वो टॉपिक ही अलग है कि हवा है और उसका सरफेस जो एरिया है उसका ज़्यादा होगा, तो उस पर फ्रिक्शन वैसी लगेगी, उसके कारण वो धीरे आता है। बट अगर हम सारी एयर निगलेक्ट कर दें, जहाँ पर एयर ना हो, तब हम इन दोनों को छोड़ें, ये बॉल और ये एक फेदर को, तो दोनों सेम टाइम पे ये दोनों टकराएंगी, नीचे जाएंगी मतलब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब एक और चीज़ आती है हमारे पास, कहते कि ये ग्रेविटेशन ठीक है सर, बट ये पहले आया कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ, ये हम देखते हैं। कि देखिए पहले जो ग्रेविटी हम 3rd क्लास से सुनते आ रहे हैं कि जो अर्थ लगा रहा है वो है। अब न्यूटन ने कह दिया कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड डिस्टेंस, ये हम बिलीव कैसे करें? ये भी तो दिमाग में सवाल आता है कि भाई बिलीव कैसे करें, कोई भी आके कुछ भी कह दे और हम मान लें। बेटा देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस समझो कि अर्थ और सन है, ये सन है, ये अर्थ है। तो जितना बड़ा मास होगा, हमने कहा कि उतना ही बड़ा ग्रेविटेशन होगा। ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि सन ज़्यादा बड़ा मास है, अर्थ ज़्यादा बड़ा मास है, ठीक है। इतने बड़े मास को वो ग्रेविटी नहीं झेल सकती जो हम इंसानों में और इस धरती पे लग रही है, ठीक है। तो वो मास भी बड़ा है, ये भी मास बड़ा है,
तो ग्रेविटेशन भी बड़ी हो गई, डिस्टेंस भी ज़्यादा है इनका, दिस इट वी ऑल्सो नो दिस। अब ये चीज़ें तो हमें समझ आ गई हैं। देखिए अब हम देखते हैं, एक केपलर थे हमारे, केपलर ने एक लॉ दिया था। क्या लॉ था? कहते कि जो अर्थ है ना, सन ऐसे है और ये अर्थ, ये ऑर्बिट ऐसा होता है, पूरा सर्कल नहीं होता, ये ऑर्बिट ऐसा होता है, ये सन ऐसा, ऑर्बिट ऐसा होता है। तो हमने ये कहा कि सन ना एक फोकाई पे होगा, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। क्यों होगा? देखिए पहले ये सर्कल था, इसको हम ऐसे स्ट्रेच करें, ऐसे स्ट्रेच किया तो यहाँ पर ये यहाँ पर भी हो सकता है सन, ये यहाँ पर भी सेंटर बन सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा तो देखिए यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो गया कितना ज़्यादा, बट वही यहाँ पर उसका डिस्टेंस कितना हुआ? बहुत ही कम। तो जब वो प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव करता है ना, तो बड़ी स्लो स्पीड से मूव करता है, क्योंकि इस डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमने पढ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जब यहाँ पर आ जाता है तो भाई फट्टे चक देता है। क्यों? बिकॉज कि वो बहुत नियर आ जाता है, बहुत नज़दीक आने के कारण वो बहुत फास्ट मूव करता है, क्योंकि ग्रेविटेशन ज़्यादा लग रही है, खिंच ज़्यादा पै रही है। दिस वी नो। तो ये इससे हमने +1 का एक टॉपिक, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये हमने कर लिया इजी। अब अगली क्लास में हम करेंगे कि बुयांसी क्या होती है। आप समझ सकते हैं बुयांसी को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, मतलब ये सारी चीज़ें जो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास के लिए आपको कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।